24 दिसंबर 1999। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर एक सामान्य दिन था। लोग अपने परिवारों के साथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे, कुछ अपने घर जाने की खुशी में थे। काठमांडू एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। लोग अपने सामान के साथ विमान में चढ़ रहे थे। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था, पर किसी को नहीं पता था कि ये यात्रा जल्द ही एक डरावने सपने में बदलने वाली है। उसी विमान में 5 ऐसे लोग भी सवार हुए जो बाकी यात्रियों जैसे नहीं थे। वे शांत थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने अपने हथियार बड़ी चालाकी से छुपा रखे थे। सुरक्षा जांच में किसी को उन पर शक नहीं हुआ। यही पहली गलती थी। शाम करीब 4 बजे विमान ने उड़ान भरी। विमान धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगा। नीचे काठमांडू शहर छोटा होता जा रहा था। अंदर यात्री आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई परिवार से बात कर रहा था, कोई खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एयर होस्टेस यात्रियों को रिफ्रेशमेंट्स दे रही थीं। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। कॉकपिट में पायलट सामान्य तरीके से विमान उड़ा रहे थे। लेकिन विमान के अंदर बैठी उन 5 लोगों की नजरें लगातार इधर-उधर घूम। कुछ देर बाद विमान भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा था। बाहर आसमान शांत था, अंदर भी सब सामान्य दिख रहा था। लेकिन अचानक उनमें से एक आदमी अपनी सीट से उठा। उसने तेजी से अपने कपड़ों के अंदर छुपा हथियार निकाला और जोर से चिल्लाया, "ये विमान अब हमारे कब्जे में है।" एक पल में पूरा माहौल बदल गया। जहां कुछ सेकंड पहले शांति थी, अब वहां चीखें थीं। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। बच्चे रोने लगे। कई लोग घबराकर अपनी सीट पकड़कर बैठ गए। एक महिला जोर जोर से रोने लगी। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या है। बाकी आतंकवादी भी खड़े हो गए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने पूरे विमान में आतंक फैला दिया। एक आतंकी कॉकपिट की ओर बढ़ा। उसने पायलट के सिर पर हथियार तान दिया। उसने कहा, "अब विमान हमारे आदेश पर चलेगा।" पायलट के पास कोई रास्ता नहीं था। विमान अब आतंकवादियों के कब्जे में था। कॉकपिट से तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजा गया, "फ्लाइट हाईजैक्ड।" जैसे ही यह संदेश अधिकारियों तक पहुंचा, भारत में हड़कंप मच गया। दिल्ली में इमरजेंसी अलर्ट्स जारी हो गए। सरकारी अधिकारी तुरंत। उधर विमान के अंदर दहशत बढ़ती जा रही थी। आतंकवादियों ने सभी यात्रियों को सिर नीचे रखने को कहा। जो भी ऊपर देखता उसे धमकाया जाता। एक बच्चा रो रहा था। उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। कुछ यात्री भगवान का नाम लेने लगे। कुछ लोग साइलेंटली रो रहे थे। हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? विमान के अंदर समय जैसे रुक गया था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। आतंकवादियों ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को लाहौर ले जाया जाए, लेकिन लाहौर में उतरने की अनुमति तुरंत नहीं मिली। विमान हवा में चक्कर काटता रहा। ईंधन कम होने लगा। पायलट ने आतंकवादियों को बताया कि फ्यूल कम है। स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। यात्रियों को अब डर लगने लगा कि अगर ईंधन खत्म हुआ तो विमान क्रैश भी हो सकता है। एक तरफ आतंकवादी, दूसरी तरफ कम होता ईंधन। ये दोहरी दहशत थी। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था। विमान के अंदर घुप सन्नाटा था। कभी कभी सिर्फ बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। क्या विमान सुरक्षित उतरेगा, या ये उड़ान उनका आखिरी सफर बन जाएगी? उधर भारत सरकार तेजी से फैसला लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा में उड़ते उस विमान में बैठे 176 यात्रियों के लिए हर सेकंड मौत के डर में बीत रहा था। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले घंटे भारत के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण घंटों में बदलने वाले थे। विमान अब आतंकवादियों के कब्जे में था। 176 यात्रियों की जिंदगी अब 5 हथियारबंद आतंकवादियों के हाथ में थी। हर मिनट डर बढ़ता जा रहा था। आतंकवादियों ने पायलट को आदेश दिया, "विमान को लाहौर ले जाओ।" पायलट ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी। अब विमान हवा में चक्कर काट रहा था।
ईंधन लगातार कम हो रहा था। कॉकपिट में तनाव बढ़ गया। पायलट ने आतंकवादियों को समझाने की कोशिश की, फ्यूल कम है, हमें कहीं उतरना होगा। लेकिन आतंकवादी अपनी बात पर अड़े रहे। उधर विमान के अंदर यात्रियों की हालत खराब होती जा रही थी। कई लोग रो रहे थे, कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठे थे। एक बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, हम घर कब जाएंगे? लेकिन उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं था। आतंकवादियों की आवाजें बार बार पूरे विमान में गूंज रही थीं। कोई हरकत मत करना। एक बुजुर्ग यात्री प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। विमान के अंदर हर सेकंड भारी लग रहा था। ईंधन तेजी से कम हो रहा था। अब आतंकवादियों को भी समझ आने लगा था कि विमान को उतरना पड़ेगा। भारत सरकार ने फैसला लिया कि विमान को अमृतसर एयरपोर्ट उतारा जाए। ये भारत के लिए सबसे बड़ा मौका था। अगर अमृतसर में विमान रोक लिया जाता तो शायद यात्रियों को बचाया जा सकता था। पायलट ने विमान को अमृतसर की ओर मोड़ दिया। अमृतसर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट जारी हो चुका था। सुरक्षा बल तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। योजना बनाई जा रही थी कि कैसे विमान को रोका जाए। कुछ देर बाद विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही विमान रनवे पर रुका, भारत के पास आतंकवादियों को रोकने का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन यहीं से गलतियां शुरू हुई। अधिकार कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। कमांडो तैयार थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का आदेश नहीं मिला। विमान रनवे पर खड़ा रहा। अंदर बैठे यात्रियों को लगा कि शायद अब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन मिनट बीतते गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आतंकवादियों को शक होने लगा। उन्होंने पायलट को धमकाया, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ा तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। अब स्थिति और गंभीर हो गई। बाहर अधिकारी समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। एक फ्यूल टैंकर विमान के पास भेजा गया। उम्मीद थी कि समय मिल जाएगा, लेकिन आतंकवादी समझ चुके थे कि देरी जानबूझकर की जा रही है। उन्होंने और गुस्से में पायलट पर दबाव बढ़ाया। पायलट के सामने कठिन स्थिति थी। अगर वो विमान नहीं उड़ाता तो यात्रियों की जान खतरे में थी, और अगर उड़ाता तो भारत का मौका खत्म हो जाता। कुछ ही पलों में फैसला हो गया। IC-814 फिर उड़ान भरने लगा। अमृतसर रनवे पर खड़े अधिकारी देखते रह गए। भारत की सबसे बड़ी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी थी। विमान फिर आसमान में था। अब वो भारतीय सीमा से बाहर जा रहा था। दिल्ली में बैठे अधिकारी समझ चुके थे कि एक बड़ी गलती हो चुकी थी। अगर अमृतसर में कार्रवाई हो जाती तो शायद आगे की त्रासदी रोकी जा सकती थी। लेकिन अब हालात भारत के हाथ से निकल चुके थे। विमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उधर विमान के अंदर यात्रियों की उम्मीद टूटने लगी थी। जिन्हें लगा था कि वे बच जाएंगे, अब वे फिर आतंकवादियों के बीच फंसे थे। डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। बाहर रात गहराती जा रही थी। अंदर लोगों के चेहरों पर थकान और भय साफ दिख रहा था। आतंकवादियों ने विमान को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अब यह संकट भारत की सीमाओं से बाहर जा चुका था, और आने वाले घंटे इस घटना को और भी खतरनाक बनाने वाली थी। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद IC-814 अब भारत की सीमा से बाहर जा चुका था। भारत के हाथ से नियंत्रण निकल चुका था। अब विमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। विमान के अंदर यात्री पूरी तरह टूट चुके थे। कई घंटों से भय, भूख और अनिश्चितता ने सबको कमजोर कर दिया था। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग थक चुके थे, कुछ लोग चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा घर लौट पाएंगे? आतंकवादियों ने विमान को पहले लाहौर पहुंचाया। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। उस समय कंधार पर तालिबान का नियंत्रण था। अब संकट और गंभीर हो चुका था। भारत के लिए यह सिर्फ हाईजैकिंग नहीं रही, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। कंधार एयरपोर्ट पर विमान उतर गया। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और तनाव था। तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट के आसपास मौजूद थे, लेकिन वे आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। भारत सरकार ने तुरंत नेगोशिएटर्स भेजे। उनका मकसद था किसी तरह यात्रियों की जान बचाई जाए। लेकिन आतंकवादियों की मांगें साफ थीं। उन्होंने कहा, हमारे साथियों को जेल से रिहा करो।
भारत के सामने मुश्किल फैसला था। अगर सरकार उनकी मांग मानती तो ये आतंकवादियों के सामने झुकना होता, लेकिन अगर मना करती तो 176 लोगों की जान खतरे में थी। उधर विमान के अंदर हालात खराब होते जा रहे थे। यात्री कई दिनों से लगातार तनाव में थे। खाना सीमित था, पानी कम था, नींद नहीं थी। हर चेहरा थकान और डर से भरा था। एक बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, क्या हम घर जाएंगे? मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। विमान के अंदर बैठे लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे। बाहर निगोशिएटर्स और आतंकवादियों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बातचीत का एक ही निष्कर्ष था, आतंकवादी अपने साथियों की रिहाई चाहते थे। भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह संकट देख रहा था। यात्रियों के परिवार लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, हमारे अपनों को बचा लीजिए। सरकार के सामने दो रास्ते थे। पहला, आतंकवादियों की मांग ठुकरा देना। दूसरा, यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की बात मान लेना। यह फैसला बेहद कठिन था। अगर सरकार झुकती तो ये आतंकवादियों की जीत होती, लेकिन अगर नहीं झुकती तो सैकड़ों जानें जा सकती थीं। आखिरकार भारत सरकार ने फैसला लिया। सरकार ने आतंकवादियों की मांग मान ली। भारत ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम था, ये वही व्यक्ति था जिसे भारत बेहद खतरनाक आतंकवादी मानता था, लेकिन यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। भारतीय अधिकारी रिहा किए गए आतंकवादियों को लेकर कांधार पहुंचे। कांधार एयरपोर्ट पर कैदियों की अदला बदली हुई। वो पल बेहद तनावपूर्ण था। सभी की नजरें उसी दृश्य पर टिकी थीं। कुछ मिनट बाद आतंकवादियों ने यात्रियों को छोड़ना शुरू किया। विमान के दरवाजे खुले। एक एक करके यात्री बाहर आने लगे। कई लोग रो रहे थे, कई जमीन पर बैठकर रो पड़े, कई एक दूसरे को गले लगा रही थी। वे कई दिनों बाद आजाद हुए थे। उनके लिए यह दूसरा जीवन था। भारत में परिवारों ने राहत की सांस ली। टीवी पर खबर आई, IC-814 पैसेंजर्स रिलीज्ड। देश भर में राहत थी। 176 लोगों की जान बच गई थी। लेकिन इसके साथ ही कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी। भारत आतंकवादियों की ये फैसला उस समय यात्रियों की जान बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन इसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दिया। जिस आतंकवादी को रिहा किया गया था, वो बाद में कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा। यानी उस दिन लिया गया फैसला आने वाले वर्षों में भारत के लिए भारी पड़ा। IC-814 हाईजैकिंग सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी परीक्षा थी। इसने दिखाया कि सुरक्षा में एक छोटी चूक कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। इसने ये भी दिखाया कि संकट के समय फैसले कितने कठिन होते हैं। 176 लोगों की जान बच गई, लेकिन भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी जब IC-814 हाईजैकिंग का नाम लिया जाता है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं लगती। ये एक ऐसा पल था जब एक देश को इंसानी जिंदगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच चुनाव करना पड़ा। और यही इस घटना की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी-कभी सही फैसला भी भारी कीमत लेकर आता है। ये थी IC-814 हाईजैकिंग की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने भारत को हमेशा के लिए